आज हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चौथा लेक्चर। हमने तीसरे लेक्चर में लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो क्राइसोफाइट था। क्राइसोफाइट क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन जब किया था तो सबसे पहले हमने क्राइसोफाइट पढ़ा था और दूसरा हम स्टार्ट करेंगे आज डायनोफ्लैजेलेट। डायनोफ्लैजेलेट याद स्टार्ट करते हैं। ठीक, डायनोफ्लैजेलेट का मतलब क्या होता है? तो याद रखना, डायनो माने होते हैं दो, ठीक है ना। फ्लैजेलेट माने होता है फ्लैजेला। फ्लैजेला यानी डायनोफ्लैजेलेट में दो फ्लैजेला होते हैं, समझे। हमने बताया था प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, तो अगर प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है तो डायनोफ्लैजेलेट भी तो उसी के मेंबर हैं। इट मीन्स डायनोफ्लैजेलेट कैसा होगा? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होगा। डायनोफ्लैजेलेट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है ना। ये भी क्राइसोफाइट की तरह पानी में मिलेंगे, लेकिन क्राइसोफाइट मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में मिलते थे, लेकिन डायनोफ्लैजेलेट जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ मैराइन वाटर में मिलेंगे। इट मीन्स समंदर में, ओशियन में हमको डायनोफ्लैजेलेट देखने को मिलेंगे। डायनोफ्लैजेलेट आर मैराइन, यानी मैराइन वाटर में डायनोफ्लैजेलेट हमको देखने को मिलेंगे। कहते हैं डायनोफ्लैजेलेट की लगभग 4000 स्पीसीज पाई जाती हैं इस दुनिया में। कितनी? 4000 टाइप के डायनोफ्लैजेलेट इस दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में किसी भी एग्जाम्पल को पढ़ना पढ़ के डायरेक्ट डायनोफ्लैजेलेट के बारे में एक ओवरऑल व्यू हमको दिया गया है। हमने बताया डायनो माने दो होता है, फ्लैजेलेट माने फ्लैजेला होता है, यानी डायनोफ्लैजेलेट के पास चलने के लिए, मूवमेंट करने के लिए फ्लैजेला होंगे, यानी ये एक्टिव स्विमर होंगे कि पैसिव स्विमर होंगे। पैसिव स्विमर उनमें होते हैं जिनके पास फ्लैजेला होता ही नहीं है, इनके पास तो फ्लैजेला है, इट मीन्स ये एक्टिव स्विमर है, ठीक है ना। तो डायनोफ्लैजेलेट आर flagellates are active swimmer because they have flagella for locomotion, ठीक है ना। यानी जिनके पास फ्लैजेला होता है वो एक्टिव मूवमेंट होंगे। हमने पिछले जब क्राइसोफाइट पढ़ाया था तो बताया था एक नेक्टन एक प्लैंकटन। नेक्टन किसे कहते हैं? जिनके पास क्या होता है? जिसके पास फ्लैजेला होता है। और प्लैंकटन उसे बोलते हैं जिसके पास फ्लैजेला नहीं होता है। अगर इसके पास फ्लैजेला है तो इसको क्या बोलेंगे? डायनोफ्लैजेलेट आर नेक्टन। और ये प्लांट जैसे होते हैं डायनोफ्लैजेलेट, तो हम कह देंगे फोटोनेक्टन। डायनोफ्लैजेलेट आर फाइटोनेक्टॉन्स। इट मीन्स that is एक्टिव मूवमेंट या एक्टिव फ्लोटर। समझ में आया? अगले पेज में हम चलते हैं। हम ये तो जानते ही हैं जो डायनोफ्लैजेलेट होते हैं वो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हैं। डायनोफ्लैजेलेट्स आर प्लांट लाइक प्रोटिस्टा।
यहाँ पर तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। कहते हैं जो डाइनोफ्लैजेलेट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। डाइनोफ्लैजेलेट आर डिफरेंट कलर। डाइनोफ्लैजेलेट आर डिफरेंट इन कलर्स, लाइक जैसे ग्रीन, जैसे येलो, जैसे ब्लू, जैसे ऑरेंज, जैसे रेड। अगर डाइनोफ्लैजेलेट डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, ये तो हमने आपको अभी बताया, तो याद रखना अगर ये हमने बताया अगर ये ग्रीन है इट मीन्स इनके पास क्या होगी, क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल। अगर ग्रीन है तो क्लोरोफिल की वजह से ही ग्रीन होगा, तो पिगमेंट होगा क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल होगा तो ये फोटोसिंथेसिस करते होंगे। क्या करते होंगे, फोटोसिंथेसिस करते होंगे। अगर फोटोसिंथेसिस करते होंगे इट मीन्स ये ऑटोट्रॉफिक होंगे कि हेटरोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे। यहाँ से साबित होता है ये प्लांट लाइक होते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत उतरना चाहिए। कहते हैं ग्रीन के अलावा जिस भी कलर के होते हैं तो वो भी बेटा किसी ना किसी पिगमेंट की वजह से होते हैं। अगर ग्रीन है तो क्लोरोफिल पिगमेंट हो गया, और येलो, ब्लू, ऑरेंज अगर रेड हैं तो वो किसी दूसरे पिगमेंट की वजह से होते हैं। उन दूसरे पिगमेंट को तुम्हारे एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया है, उनको बोल दिया है एक्सेसरी पिगमेंट। क्या बोल दिया गया है, एक्सेसरी पिगमेंट। तो बाकी जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी पिगमेंट समझ में आया। अच्छा एक चीज़ समझो, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर समझते हो, डेट इज लॉन्गिट्यूडिनल, डेट इज क्या होगी, लॉन्गिट्यूडिनल। डेट इज ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफ़र। कहते हैं डाइनोफ्लैजेलेट का जब आप डायग्राम देखोगे तो वो एक्चुअल में दिखने में तो नॉर्मल होगा, लेकिन उसमें लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर सेक्शन में ग्रूव होते हैं। ग्रूव माने धसा हुआ, ग्रूव माने किसे बोलते हैं, धसा हुआ। धसे होने की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि इसके 4 पार्ट हैं। डाइनोफ्लैजेलेट के कितने पार्ट हैं, 4। एक ये पार्ट लगता है, ठीक है ना, दूसरा ये पार्ट लगता है। कि एक ही पार्ट होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर सेक्शन में जो ग्रूव होते हैं उसकी वजह से ये कैसा लगता है बेटा, ये 4 पार्ट में देखने में लगता है। बना लेते हैं आराम से, आप भी हमारे साथ बनाते चलो। कहते हैं जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप होते हैं और जो ट्रांसवर्स ग्रुप होते हैं उन दोनों में फ्लैजेला निकले होते हैं। मान लो ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर ग्रुप हो गया, डेट इज क्या हो गया, ट्रांसफर ग्रुप। ट्रांसफर, ठीक है ना। ट्रांसफर सेक्शन में हल्का सा धसा होगा, लॉन्गिट्यूडिनल धसा होगा, ठीक है ना। ये हमारा ग्रुप कौन सा हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप। ग्रुप कहते हैं ट्रांसफर ग्रुप में, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप में दोनों में एक एक फ्लैजेला होता है, ठीक। ये फ्लैजेला हो गया जिसको क्या बोलेंगे, एक ट्रांसफर सेक्शन में एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में दोनों में फ्लैजेला होता है। अगर ये ट्रांसफर सेक्शन वाला
ग्रूव में फ्लैजेला निकला है तो इसको बोलेंगे ट्रांसफ़र फ्लैजेला। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में जो फ्लैजेला निकला होगा उसको लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला कहेंगे। तो ये कितने फ्लैजेला होगा, एक ये, तो 2 फ्लैजेला हो गए, 2 फ्लैजेला। और 2 फ्लैजेला की वजह से इसका नाम क्या रखा है, डायनोफ्लैजलेट, यानी 2 फ्लैजलेट। यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं अगले पेज में और क्या इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आके चल के हम इसको देख लेते हैं। हमने बताया कि डायनोफ्लैजलेट ओशियन में मिलेंगे। तो क्या होता है, ये मैंने बताया 4-5 कलर के होते हैं, ग्रीन होते हैं, रेड होते हैं, येलो होते हैं, ऑरेंज होते हैं, ब्लू होते हैं। तो जिस एरिया में, मान लो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ओशियन में अगर ये होते हैं तो बहुत मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन करते हैं, जिसकी वजह से एक लार्ज कॉलोनी बन जाती है। और लार्ज कॉलोनी की बनने की वजह से बड़ी खूबसूरत रंग बिरंग के एरिया लगता है, देखने में बहुत ही खूबसूरत मिलेगा। आप नेट पे सर्च करना डायनोफ्लैजलेट, अलग अलग टाइप के बड़े खूबसूरत अट्रैक्टिव होते हैं। और कहते हैं हर खूबसूरत चीज़ ख़तरनाक होती है। तो मान लो एक हमने ओशियन बना लिया, अपना प्यारा सा छोटा सा ओशियन, ठीक है। इस ओशियन में मान लो बेटा ये डायनोफ्लैजलेट पूरी कॉलोनी बना ली है, और जिस जगह पे एक कॉलोनी बनाते हैं उसके नीचे वाटर होगा, ठीक है ना। कहते हैं ये जो बेटा डायनोफ्लैजलेट होते हैं ये बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। डायनो फास्ट मल्टीप्लाई बाई बाइनरी फ्यूजन। ठीक है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके नीचे क्या, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक लार्ज कॉलोनी बन जाएगी। ठीक है। कहते हैं ये डायनोफ्लैजलेट क्या करते हैं, ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं। और कहते हैं इन डायनोफ्लैजलेट की कॉलोनी के नीचे जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक एनिमल आएंगे, वो फिश हो, कोई सा भी एक्वेटिक एनिमल हो जाए, वो जब इसके नीचे आएंगे तो क्या होगा कि ये एक्वेटिक एनिमल के ऊपर जब टॉक्सिन जाएगा तो जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल डेड हो जाएंगे। एक्वेटिक एनिमल, कहते हैं एक्वेटिक एनिमल में मछली भी हो सकती है, ज़्यादातर तो मछली ही होगी, फिश, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल मर जाते हैं। कहते हैं अगर इस फिश को किसी ने खा लिया तो उसको पैरालिसिस जैसी बीमारी हो जाती है, इतनी ख़तरनाक है। इसलिए कहते हैं जो ज़्यादा खूबसूरत दिखे तो उसको थोड़ा ध्यान चौकन्ना हो जाइए, ठीक। तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, हमने क्राइसोफाइट पढ़ लिया, ठीक। दूसरा हमने डायनोफ्लैजलेट पढ़ लिया, तीसरा अब हम पढ़ेंगे इग्ल्यूनाइड। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो इग्ल्यूनाइड, नए पेज से नंबर 3 इग्ल्यूनाइड। कहते हैं इग्ल्यूनाइड के जो एक्टिव मेंबर हैं वो इग्ल्यूना है। एक्टिव मेंबर क्या है, इग्ल्यूना, ठीक है ना। तो हम इग्ल्यूना के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहते हैं जो इग्ल्यूना होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटिस्टा है।
ये हेटरोट्रॉफिक की भी तरह काम करेंगे, ऑटोट्रॉफिक की तरह काम करेंगे। यानी इसको ना तो पूरी तरीके से प्लांट बोल सकते हैं, ना तो इसको पूरी तरीके से एनिमल बोल सकते हैं। इसलिए कहते हैं ये एनिमल और प्लांट के बीच की शाखा यानी कनेक्टिंग लिंक। तो हम लिखेंगे इग्लिनाइड आर connecting link between plant and animal. It means Iglenites some plant like character and some animal like कैरेक्टर्स। ये तो इनके बारे में फिर एक वही बात दोबारा से रिपीट करोगे कि यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर, ये तो हम जानते ही हैं। अगर ये प्रोटिस्टा के मेंबर हैं तो इनके ये कैसे होंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। समझ में आया? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये रहते क्या हैं तो कहते हैं ये मैराइन में भी मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर दोनों जगह ये हमको मिल जाएंगे। तो इग्लिनाइट आर एक्वेटिक, इग्लिनाइट्स आर एक्वेटिक यानी ये मैराइन वाटर में भी मिल जाएंगे और फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे। समझ में आया? अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तो मैं पानी पी लेता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। इसका डायग्राम इस तरीके से होता है। ठीक, एक चीज याद रखना, इसके पास फ्लैजेला होते हैं। इसके पास एक्चुअल में दो फ्लैजेला और होते हैं एक की जगह। ठीक है, एक छोटा फ्लैजेला, एक बड़ा फ्लैजेला। ठीक है ना? ठीक, फ्लैज, ठीक है ना? एक लार्ज फ्लैजेला होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, एक स्मॉल फ्लैजेला होता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहते हैं इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। क्या नहीं होती है? फ्लैजेला यानी इग्लिनाइड हैव नो सेल वॉल। इग्लिनाइड हैव नो सेल वॉल यानी सेल वॉल इग्लिना की एब्सेंट होती है। कहते हैं सेल वॉल की जगह बॉडी वॉल होती है। बॉडी वॉल की एक कवरिंग होती है जिसका नाम होता है पेलिकल, जो क्या होती है? बॉडी वॉल होती है।
ये प्रोटीन की बनी होती है। that made up of प्रोटीन, इट फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक, फ्लेक्सिबल होने की वजह से मोटिलिटी में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? मोटिलिटी में। that help in मोटिलिटी। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैंने बताया ये बॉडी जो बॉल होती है वो कैसी होती है, एक बार हम बना के देख लेते हैं। ठीक, that is बॉडी बना पेलिकल। हमने बताया था प्रोटिस्टा के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस होता है। ये इसके अंदर क्या आ गया? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ठीक, अगर साइटोप्लाज्म भरा है, इसमें इसका क्लोरोफिल भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल भी पाया जाता है। क्लोरोफिल भी पाया जाता है। और क्लोरोफिल ऐसा वैसा नहीं, हायर प्लांट की तरह पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, हायर प्लांट की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल पाया जाएगा, ठीक है ना, क्लोरोफिल अगर पाया जाएगा, इट मीन्स ये कैसे होंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। और फोटोसिंथेसिस जब भी करेंगे जब इनको लाइट मिलेगी, यानी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर लाइट पाई जाती हो। ठीक है ना, अगर मान लो ये ऐसी जगह है जहाँ पर लाइट ही ना मिले, इग्लिनाइट ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर इनको लाइट ही नहीं मिल रही है। इफ सनलाइट एब्सेंट, अगर सनलाइट एब्सेंट होगी तो क्या करेंगे? कहते हैं ये जो फ्लैजेला होते हैं, ये जो फ्लैजेला हैं, फ्लैजेला से अपने फूड को कैप्चर करेंगे। अगर सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, अगर सनलाइट नहीं है तो फ्लैजेला से फूड को कैप्चर करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं। अगर फूड को कैप्चर करेंगे तो कैप्चर करने के बाद फूड यानी इंगेशन खाएंगे, देन उसका डाइजेशन करेंगे, डाइजेशन करने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसका एसिमिलेशन करेंगे, फिर अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल लेंगे यानी ईजेशन करेंगे। जैसे ह्यूमन के अंदर यानी हमारे अंदर होता है, हम पहले खाने को खाते हैं यानी ईजेशन करते हैं, फिर खाने का ब्रेकडाउन करते हैं यानी डाइजेशन करते हैं, फिर खाने को ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उस खाने का यूज़ करते हैं यानी एसिमिलेशन करते हैं, फिर उस खाने का बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं यानी ईजेशन करते हैं। यानी इग्लिनाइट भी हमारी तरह क्या करेंगे? हमारी तरह डाइजेशन करेंगे, हमारी तरह ईजेशन करेंगे, हमारी तरह ऑब्जर्वेशन करेंगे, हमारी तरह एसिमिलेशन करेंगे, हमारी तरह ईजेशन करेंगे। ये सारी चीज़ ह्यूमन की तरह ये करते हैं। तो देखो ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, ह्यूमन की तरह होलोजोक न्यूट्रिशन भी कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोला गया
मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन करते हैं? मिक्सोट्रॉपिक, मिक्स करते हैं न्यूट्रिशन। तो ये हमारा इग्लूनाइड हो गया। क्या हो गया? इग्लूनाइड। हमने तीसरा इग्लूनाइड भी कंप्लीट कर लिया। अब इग्लूनाइड के बाद आता है हमारा, क्या आएगा इग्लूनाइड के बाद? स्लाइम मोड। चौथा है स्लाइम मोड, पांचवा है प्रोटोजोन। इतना ही आज हम पढ़ेंगे। नंबर चौथा स्लाइम मोड। याद रखना, स्लाइम माने होता है चिपचिपा। स्लाइम माने क्या होता है? चिपचिपा। और मोल्ड माने होता है फंजाई। स्लाइम माने क्या होता है? चिपचिपा। और मोल्ड माने फंजाई, यानी ये फंजाई की तरह काम करता है। तो हम कह सकते हैं स्लाइम मोड आर फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। यहाँ लिखेंगे स्लाइम मोड आर फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। फंजाई क्या करते हैं न्यूट्रिशन में? फंजाई सैप्रोफिटिक करते हैं, यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होते हैं। इसका मतलब स्लाइम मोल्ड भी किस पे डिपेंड होंगे? डेड एंड डिकेइंग मैटर। स्लाइम मोल्ड किस पे डिपेंड होंगे? स्लाइम मोल्ड आर ग्रोइंग डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। ठीक। अगर ये बात करें, ये यूनिसेलुलर होते हैं कि मल्टी सेलुलर को प्रोटिस्टा, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये भी स्लाइम मोल्ड भी कैसे होंगे? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। स्लाइम मोल्ड आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। एक आध मीनिंग जल्दी जल्दी में इधर उधर हो जाए तो उसका ध्यान रखना, उसको क्रिटिसाइज ना करना। ठीक है ना? मेन टॉपिक है हमारा पूरा आपको एक्सप्लेन करना, ना कि मैं इंग्लिश पढ़ाने आया हूँ। ठीक। तो स्लाइम मोल्ड आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। कहते हैं स्लाइम मोल्ड की जो बॉडी होती है वो जेली लाइक होती है। कैसी होती है? जेली लाइक स्लाइम मोल्ड की बॉडी होती है। स्लाइम मोल्ड हैव jelly like body growing organic material और इस जेली लाइक जो बॉडी होती है इसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। जेली लाइक बॉडी, इसका नाम क्या होता है? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला नहीं है। इस प्लाज्मोडियम की खासियत ये होती है, मैंने अभी बताया कि ये ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होती है। हो सकता है लीफ पे ये ग्रो कर जाए प्लाज्मोडियम, हो सकता है लकड़ी पे, सूखी लकड़ी पे ग्रोइंग कर जाए। मान लो एक लीफ है, ठीक है, और इस लीफ पे ये ग्रो कर जाए, कहते हैं इस बॉडी को, इस जेली लाइक बॉडी को प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये मल्टी न्यूक्लियस होती है, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। और इस एक से ज़्यादा न्यूक्लियस यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी को, जेली लाइक बॉडी को प्लाज्मोडियम कहते हैं। हो सकता है
ये आपको लकड़ी पे मिल जाए, सूखी लकड़ी पे मिल जाए, किस पे मिल जाए, सूखी लकड़ी पे आपको ग्रो करते मिल जाए, इस बॉडी को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम। कहते हैं प्लाज्मोडियम की सेल वॉल नहीं होती है, प्लाज्मोडियम के पास सेल वॉल नहीं होती है, प्लाज्मोडियम के पास सेल वॉल नहीं होती है, नो सेल वॉल। अगर सेल वॉल नहीं होगी इट मीन्स इसकी बॉडी फिक्स नहीं होगी, बॉडी नॉट फिक्स। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। सर इसकी लाइफ साइकिल समझाओ, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो लाइफ साइकिल मध्य सीखने में बड़ा मज़ा आएगा, अगले पेज में हम लाइफ साइकिल सीखते हैं। लाइफ साइकिल कैसी होती है, मान लो ये हमारा कोई प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम हो गया, इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल, ठीक है, और ये सेल वॉल एब्सेंट है तो ये बाहर से क्या बना हुआ है, तो इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। भाई सेल वॉल एब्सेंट है, सेल मेम्ब्रेन थोड़ी एब्सेंट है, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, ये क्या है हमारे न्यूक्लियस हो गए, तो इस प्लाज्मोडियम के ये न्यूक्लियस हो गए, तो यहाँ लिखेंगे मैनी न्यूक्लियस, मैनी न्यूक्लियस, ठीक, समझ में आया। तो ये प्लाज्मोडियम की बॉडी बन गई जो जेली लाइक है, कैसी है, जेली लाइक। अब ये जेली लाइक बॉडी ग्रो करेगी किसी भी सूखी लकड़ी पे या किसी लीफ पर। मान लो किसी सूखी लकड़ी पर ये ग्रो किया, ये सूखी लकड़ी बना दी हमने, ये प्लाज्मोडियम हो गया जो सूखी लकड़ी पे ग्रो कर रहा है। प्लाज्मोडियम ग्रोइंग ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, growing on organic material, डेट इज़ क्या आ गया, ऑर्गेनिक मटेरियल। ये हमारा हो गया प्लाज्मोडियम जो किस पे ग्रो कर रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक, कहते हैं ये प्लाज्मोडियम इस ऑर्गेनिक मटेरियल यानी वुड, सूखी वुड पर अपने एंजाइम रिलीज करेगा, क्या करेगा, एंजाइम रिलीज करेगा, रिलीज, और एंजाइम रिलीज करके अपनी बॉडी से बाहर इसको डाइजेस्ट करना लगेगा। मैंने बताया था स्पोरोफिट का काम क्या होता है, बॉडी से बाहर डाइजेशन करना, तो ये बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करने लगेगा। ठीक, जो बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करने लगा एक समय वो आएगा तो प्लाज्मोडियम का साइज बढ़ने लगेगा और वुड का साइज यानी ऑर्गेनिक मटेरियल कम होने लगेगा। तो एक बार हम ऑर्गेनिक मटेरियल बना लेते हैं। ठीक, तो ये प्लाज्मोडियम खा खा के ऑर्गेनिक मटेरियल काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, यानी लार्ज ऑर्गेनिक मटेरियल, लार्ज साइज इन, लार्ज साइज ऑफ प्लाज्मोडियम। एक समय ऐसा आएगा
कि ऑर्गेनिक मटेरियल ख़त्म हो जाएगा। जब ऑर्गेनिक मटेरियल ख़त्म हो जाएगा यानी जब खाना ख़त्म होगा, इट मीन्स प्लाज्मोडियम के लिए अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। तो ये क्या करेगा बेटा, ये हमारा प्लाज्मोडियम ख़त्म हो गया, सॉरी प्लाज्मोडियम इतना खा लिया कि ऑर्गेनिक मटेरियल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ये ऑर्गेनिक मटेरियल ख़त्म हो गया, और जैसे ही ऑर्गेनिक मटेरियल ख़त्म हो गया तो कंडीशन क्या आ गई, फेवरेबल कंडीशन नहीं, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। कंडीशन ठीक, यानी फूड फिनिश्ड, फूड फिनिश्ड होगा तभी तो अनफेवरेबल कंडीशन आएगी। और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई, कहते हैं इस प्लाज्मोडियम पे फ्रूटिंग बॉडी बनने लगती हैं, यानी ऐसी बॉडी जिस पे फ्रूट बने। क्या बने, फ्रूट बने। और फ्रूट कुछ और नहीं, स्पोर को फ्रूट बोला गया। क्या इसको बोला गया, स्पोर को क्या बोला गया, फ्रूट बोला गया। इस पे क्या बनने लगी, फ्रूटिंग बॉडी बनने लगी, डेट इज फ्रूटिंग बॉडी। इसमें न्यूक्लियस है, डेट इज फ्रूटिंग बॉडी। क्या हो गई, फ्रूटिंग बॉडी। कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर हमको फ्रूट बनने लगेंगे, डेट इज फ्रूट। ये क्या हो गए, फ्रूट। फ्रूट मतलब स्पोर, ठीक। और ये स्पोर क्या करेंगे, ये हवा में उड़ जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे। एक स्पोर बाहर निकालते हैं, दैट इज स्पोर। और इसके चारों तरफ क्या होगी, इसके चारों तरफ सेल वॉल होगी। सर अभी ये तो आपने बोला कि प्लाज्मोडियम के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, ऊपर लिखा है ये इतना बड़ा बड़ा। तो हमने जब क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा का पढ़ाया था तभी बताया था कि इस स्लाइम मोल्ड के पास सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के दौरान ट्रू सेल वॉल होती है, बाकी सेल वॉल नहीं होती है स्लाइम मोल्ड के पास। ये बहुत पहले बताया था। तो ये हमने एक स्पोर बाहर निकाल के बनाया है, डेट इज सेल वॉल। तो और ये स्पोर हवा में उड़ जाएंगे, एयर में उड़ जाएंगे। और एयर में उड़ने के बाद कोई कहीं गिरेगा, कोई कहीं गिरेगा। अगर कोई ऐसी जगह गिरा जहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है तो वो मर जाएगा। अगर कोई ऐसी जगह गिर गया जहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल है तो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा तो वहाँ पे एकदम से तो ग्रो नहीं कर जाएगा जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी। यानी जब बरसात का टाइम आएगा, इसको नमी मिलेगी, वैसे ही ये दोबारा से अपने उस ऑर्गेनिक मटेरियल यानी वुड या लीफ के ऊपर अपने आप को ग्रो करने लगेगी। तो ये लाइफ साइकिल है पूरी। मुझे लगता है इससे अच्छी मैं लाइफ साइकिल आपको समझा नहीं सकता, ठीक। अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से वीडियो को पॉज करके समझ लेगा, ठीक। अब लास्ट हमारा प्रोटिस्टा बचा है, क्या बचा है, उसका नाम है, क्या नाम है, प्रोटोजोन। लास्ट है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन के बाद हम चैप्टर ख़त्म करेंगे। लिखते हैं नंबर 5 प्रोटोजोन। कहते हैं प्रोटो माने होता है प्रिमिटिव। प्रोटो माने क्या होता है, प्रिमिटिव। और जोन माने क्या होता है, एनिमल, यानी पुराने एनिमल, यानी यूनिसेलुलर एनिमल, यानी सबसे पहले जो एनिमल है वो प्रोटोजोन एनिमल ही है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ लाइक प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, ये तो सभी जानते हैं। प्रोटोजोन आर
प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। ठीक, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर, तो ये तो हम जानते ही हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। प्रोटोजोन कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, क्योंकि प्रोटोजोन प्रोटिस्टा के मेंबर हैं और प्रोटिस्टा हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होते हैं। कहते हैं प्रोटोजोन के पास सेल वॉल नहीं होती है। हमने अभी साफ साफ बोला कि प्रोटोजोआ एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है। कैसे हैं? एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है। सॉरी, यहाँ प्लांट लिख दिया मैंने, उफ़ो बड़ा गलत कर दिया। ठीक है, आप लोग भी नहीं बताते हैं। तो प्रोटोजोन कैसे होते हैं? एनिमल लाइक होते हैं। हमने आपको शुरू में ही बताया था, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती है। इट मीन प्रोटिस्टा के पास, वो प्रोटोजोआ के पास सेल वॉल नहीं होगी। प्रोटोजोन हैव नो सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होगी क्योंकि ये एनिमल लाइक हैं। अगर एनिमल लाइक है इसलिए सेल वॉल नहीं होगी। अगर ये एनिमल लाइक है इसका मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ऑटोट्रॉफिक नहीं होंगे, ना तो फोटोसिंथेसिस होगी ना ऑटोट्रॉफिक होंगे, ना अपना खाना खुद बनाते होंगे, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं होगा, यानी इसके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं होगा। तीनों चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि ये प्रोटोजोआ है, यानी एनिमल लाइक। कहते हैं प्रोटोजोआ है लोकोमोटरी ऑर्गेनल, यानी लोकोमोशन के लिए कुछ उनके पास ऑर्गन होते हैं। प्रोटोजोन है लोकोमेट्री ऑर्गेनल्स। लोकोमोटरी ऑर्गेनल जैसे फ्लैजेला, जैसे फ्लैजेला हो गया, जैसे सीलिया हो गया, जैसे सीडोपोडिया हो गया, सीडोपोडिया होगा। ठीक, याद रखना प्रोटोजोआ जो होता है उसको लोकोमोटरी ऑर्गेनल और लाइफ साइकिल के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। किसके बेसिस पे? लोकोमोटरी ऑर्गेनल और लाइफ साइकिल के बेसिस पे हमारा प्रोटोजोन का क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे आता है? ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल एंड लोकोमेटरी ऑर्गेनल। लाइफ साइकिल और लोकोमोटरी ऑर्गेनल के बेसिस पर प्रोटोजोआ को 4 पार्ट में क्लासीफाई किया है। कितने पार्ट में क्लासीफाई किया है? 4 पार्ट में। नंबर 1 अमीबॉइड प्रोटोजोन, दूसरा होता है सीलिएटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन, तीसरा होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। कौन सा होता है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। प्रोटोजोन
और चौथा होता है स्पोरोजोअन। ठीक, जो अमीबाइड प्रोटोजोआ होता है ये बेटा स्यूडोपोडिया की हेल्प से लोकोमोशन करता है, यानी मूविंग किसकी हेल्प करता है? स्यूडोपोडिया। मूविंग बाय स्यूडोपोडिया, ये मूविंग करता है सीलिया से। लोकोमोशन किससे करता है? सीलिया से। मूविंग बाय और सीलिया से। और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ मूविंग करता है फ्लैजिलेसा से, फ्लैजिला से। और ये मूव ही नहीं करता है, दे हैव नो लोकोमोटरी ऑर्गेनल। दे हैव नो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। ठीक, तो 4 पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल एंड लोकोमोटरी ऑर्गेनल के बेसिस पे प्रोटोजोआ को क्लासीफाई किया है। 2-2, 3-3 लाइनें चारों के बारे में जान लो, जो इससे आपको ये पता लगे कि अमीबॉइड क्या होता है, सीलिएटेड प्रोटोजोआ का होता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का होता है, स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ क्या होता है। अगले पेज पे, नए पेज पे हम पढ़ते हैं नंबर 1 अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अमीबॉइड प्रोटोजोआ को अमीबोजोइन भी कहते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोअन, अमीबॉइड प्रोटोजोअन। अमीबॉइड प्रोटोजोआ होता है वो सूडोपोडिया के से मूव करता है, यानी मूवमेंट करता है। ये सूडोपोडिया हो गए, ये अपना आकार चेंज करते रहते हैं। अमीबॉइड है, अगर वो प्रोटोजोअन है यानी प्लांट लाइक कहते हैं, यानी अमीबा के अंदर भी क्या नहीं होगा? सेल बॉल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सेल बॉल नहीं होगा। ये यूनिसेलुलर होते हैं, डायरेक्ट अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, रिलीज करते हैं, खाते पीते सब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हैं, चलते हैं सूडोपोडिया के थ्रू। ठीक है ना, डेट इज सूडोपोडिया। ये जो निकले हुए हैं इन्हीं को सूडोपोडिया कहते हैं। ये ऊपर नीचे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो अमीबा कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, ये हमको पता ही होगा। अमीबा कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, इक्योटिक होते हैं। कहते हैं मैराइन में भी मिल जाएंगे, ये हमको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे। और कहते हैं ये सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल यानी नमी वाले जगह पर भी हमको अमीबा मिल जाएंगे, मॉइस्ट सॉइल। ठीक, अगर ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं यानी प्लांट लाइक होते हैं तो ये हेटरोट्रॉफिक होंगे। ट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ये बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन दोनों करते हैं। बाइनरी मानी होता है दो पार्ट में डिवाइड होना, बाइनरी फ्यूजन का कहलाता है। 2 पार्ट से ज़्यादा में डिवाइड होना मल्टीपल फ्यूजन कहलाता है। यानी ये बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन दोनों करते हैं। बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन दोनों करते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहते हैं एक चीज़ इसके बारे में अच्छे से याद रखना, ये सारी चीज़ें फेवरेबल कंडीशन में होती हैं। जब अमीबा
को अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, अमीबा अपने चारों तरफ प्रोटेक्ट कर लेता है, एक सिस्ट बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा? सिस्ट बना लेता है। कब बनाएगा? अनफेवरेबल कंडीशन में। कब बनाएगा? अनफेवरेबल कंडीशन में। सिस्ट बना लेगा। अनफेवरेबल कंडीशन क्या बनाएगा? सिस्ट बनाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है एंट अमीबा। एंट अमीबा क्या करता है, हमारी इंटेस्टाइन में चला जाता है और इंटेस्टाइन में जाने के बाद हमारी जो इंटेस्टाइन है उसको रप्चर कर देता है, और रप्चर होने की वजह से अनडाइजेस्टेड फूड के साथ में हमारी बॉडी से बाहर ब्लड आने लगता है पेचिस के रूप में। तो पेचिस वो होती है एक्चुअल में किसकी वजह से होती है? अमीबा की वजह से। वो कौन सा अमीबा होता है? एंट अमीबा। ठीक। दूसरा होता है बेटा हमारा सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड जो प्रोटोजोआ होता है ये स्लीपर लाइक होता है और इसके चारों तरफ 1000 ऑफ सीलिया निकले रहते हैं। मान लो बेटा ये ओपनिंग माउथ लाइक होती है और ये ओपनिंग एनस लाइक होती है। ठीक। और कहते हैं जो सीलिएटेड प्रोटोजोआ होता है इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। कितने न्यूक्लियस होंगे? 2 न्यूक्लियस। एक लार्ज न्यूक्लियस, एक स्मॉल न्यूक्लियस, यानी 2 न्यूक्लियस होते हैं। डेट इज माइक्रो न्यूक्लियस और ये मैक्रो। ठीक। जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है यानी छोटा वाला न्यूक्लियस होता है ये बेटा रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और जो मैक्रो बड़ा न्यूक्लियस होता है ये बाकी बॉडी की एक्टिविटी में काम करता है, यानी मेटाबॉलिज्म काम करता है। ठीक है ना? तो पता होना चाहिए माइक्रो किस में हेल्प करता है और मैक्रो किस में हेल्प करता है। अगर इनके बात में इन जनरल बात करें तो इन जनरल बात यही है कि ये कैसे होंगे? यूनिसेल्युलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। ठीक। ये नॉर्मल बात है। कहाँ मिलेंगे? ये फ्रेश वाटर और डैम्प सॉइल में मिलेंगे। अगर ये एनिमल लाइक हैं तो ये कैसे होंगे? हेटरोट्रॉफिक होंगे। हेटरोट्रॉफिक। अगले पेज पे आते हैं। हमारा तीसरा है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन ये यूनिसेलुलर होंगे एंड यूकैरियोटिक होंगे। इनके पास फ्लैजेला होगा, हैव फ्लैजेला। अगर कहते हैं ये कहाँ रहते हैं, अगर पूछने की बात करें कहाँ रहते हैं, तो फ्लैजेटेड जो बेटा होते हैं वो रहते हैं दे फाउंड इन लेक्स, पॉन्ड, तालाब,
नदी एंड मॉइस्ट सॉइल। और तो और या डैम्प में भी मिल जाएंगे, मॉइस्ट सॉइल बोल दो या डैम्प सॉइल बोल दो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लो ये इनका ये फ्लैजेलेटेड कोई भी बेटा क्या है हमारा प्रोटोजोआ है, इसके अंदर ये फ्लैजेला निकला है, इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होगा। ठीक, अगर फ्लैजिलेटेड है ये तो हम जानते ही हैं ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, सॉरी एनिमल लाइक, एनिमल लाइक है। अगर ये एनिमल लाइक है तो ये कैसा होगा, हेट्रोट्रॉफिक होगा। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ये चीज़ तुमको याद रखनी पड़ेगी। सम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ आर पैथोजन लाइक, कहते हैं ये हमारी बॉडी के एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का नाम होता है ट्राइफोनोसोमा। ट्राइफोनोसोमा हमारी बॉडी में इंटर करता है और हमारे ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में जाने के बाद हमारे ब्लड का जो शुगर होता है उसको ट्रांसपोर्टेशन बंद कर देता है। अगर ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन शुगर बंद हो जाएगा, यानी शुगर का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, तो हमारी बॉडी में वीकनेस आने लगती है, और वीकनेस आते आते हम मर भी जाते हैं। पहली बार ये डिजीज़ अफ्रीकन लोगों में मिली थी, इसलिए इस डिजीज़ को अफ्रीकन डिजीज़ भी कहते हैं, और इसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। तो स्लीपिंग सिकनेस कौन है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। चौथा आता है हमारा लास्ट स्पोरोजोन। स्पोरोजोन जो होता है पैरासिटिक प्रोटोजोन होता है। ये पैरासिटिक प्रोटोजोन, सेम बातें, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, एनिमल लाइक है तो इसमें हेट्रोट्रॉफिक होगा ये, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल होता है स्यूडोपोडिया, सॉरी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया काउज करता है, क्या काउज करता है, मलेरिया काउज करता है। मलेरिया डिजीज़ कॉज करता है, और मलेरिया डिजीज़ कॉज करने वाला एक मॉस्कीटो होता है, फीमेल मॉस्कीटो, जिसका नाम होता है एनाफिलीज फीमेल मॉस्कीटो। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम बेहतर कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।